शेयर मार्केट पैसा कमाने का एक और तरीका या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का तरीका भी है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पैसे कमाओगे ही, यहाँ आप पैसा गंवा भी सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये कंफर्म नहीं है कि आपने जितने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको ज़्यादा ही मिले, वो कम भी हो सकता है। और जब ये पता चलेगा कि शेयर मार्केट में स्कैम भी होते हैं तो उस टाइम आप क्या सोचते हो, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी स्कैम्स नहीं होते हैं। अभी के टाइम में शेयर मार्केट इन स्कैम्स से पूरी तरह सेफ है। लेकिन एक वो टाइम भी था शेयर मार्केट में जब इंडियन स्टॉक मार्केट ने बड़े बड़े स्कैम्स जैसे हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सत्यम स्कैम को भी देखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्कैम ऑफ हर्षद मेहता के बारे में। जानेंगे स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी स्टोरी। अगर आपको नहीं पता शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें शेयर मार्केट को डिटेल में बताया गया है। But if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। तो ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से जैन परिवार से, जहां 29 जुलाई 1954 को शेयर मार्केट के दिग्गज स्कैमर हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। इनका फुल नेम हर्षद शांतिलाल मेहता था। इनका बचपन बोरीवली में बीता था। इनके पिताजी का एक छोटा टेक्सटाइल का बिजनेस था। इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे। इन्हें बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक एवरेज स्टूडेंट ही रह गए। और ये स्कूल ख़त्म होते ही काम की तलाश में मुंबई आ चुके थे, जहां इन्होंने 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज बॉम्बे से बीकॉम पूरा किया। जैसे ही इन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया उसके बाद से इन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया एंड अगले 8 ईयर्स तक इन्होंने कई जॉब की। एक जॉब की, उसे छोड़ने के बाद दूसरी जॉब की एंड उसे भी छोड़ने के बाद ऐसी कई जॉब की। 8 ईयर्स तक इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की थी, जिसमें होजरी, सीमेंट और सॉर्टिंग डायमंड्स जैसी जॉब्स थीं। कुछ लोगों को होजरी एंड सॉर्टिंग डायमंड्स कुछ समझ नहीं आया होगा। तो होजरी एक कपड़े का बिजनेस होता है जिसमें सॉक्स, हैंड ग्लव्स जैसी चीज़ों का बिजनेस होता था। इसमें स्पेशली विंटर वाले मौसम के कपड़े तैयार होते थे। इसमें भी उन्होंने जॉब की थी। इस छोटे से वर्ड को डिस्क्राइब हमने इसीलिए किया है कि जिससे आपको हर छोटी से छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी स्ट्रगल में शायद कहीं ना कहीं काम आ जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सॉर्टिंग डायमंड्स पर। इसमें एक तरह से हीरे की छटाई का काम होता था, जिसमें पोलरिस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से डायमंड्स में डिफरेंसेस देखना एंड देखकर बेस्ट क्वालिटी के डायमंड्स एंड उससे कम अच्छे डायमंड्स को अलग करने का काम होता था, जिसमें भी उन्होंने जॉब की थी। और सीमेंट के बिजनेस को तो आप जानते ही हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को समझा होगा तो एक चीज़ नोटिस की होगी, इन्होंने ज़्यादातर ऐसी जॉब्स की थी जो सेल्स से रिलेटेड थी। उसके बाद हर्षद मेहता ने अपना करियर सेल्स में बनाने का फैसला किया और तब उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया जिसका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था। और इस कंपनी में काम करते करते उन्हें पता चला शेयर मार्केट के बारे में और उनका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा एंड कुछ दिन बाद ही उन्होंने इस कंपनी से भी रिज़ाइन कर दिया था। तो अब अपना हीरो अपनी मंजिल के करीब आता जा रहा था। उस कंपनी को छोड़ने के बाद हर्षद मेहता ने एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन किया और वहाँ ब्रोकर प्रसन्न प्राण जीवन दास के लिए एक जॉबर के रूप में काम करना स्टार्ट किया, जिसे हर्षद मेहता अपना गुरु भी कंसिडर करते थे। वो शेयर मार्केट को बहुत जल्दी समझते जा रहे थे क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था और जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ उनकी पोजीशंस इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद उन्होंने जॉबर से रिजाइन करके खुद ही ब्रोकर बन गए और तब से ही इनकी शेयर मार्केट की जर्नी ने एक नया मोड़ लिया और वे शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और जल्दी शेयर मार्केट की रेस में आगे बढ़ते गए। और 1990 में एक टाइम ऐसा आया जब मीडिया और पब्लिक ने उन्हें शेयर बाज़ार के अमिताभ बच्चन के रूप में फेमस कर दिया था। 1990 के स्टार्टिंग में लोगों ने उनके फर्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों का हर्षद मेहता पर विश्वास बढ़ गया था। ये वो टाइम था जब उन्होंने एसीसी सीमेंट यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के शेयर पर इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था तब एसीसी की प्राइस ओनली 200 रुपये थी। एंड यू कांट बिलीव दैट अगले 3 मंथ्स में इसकी प्राइस 9000 हो गई थी। और तभी से लोग कहने लग गए थे कि हर्षद मेहता जिस किसी भी कंपनी के शेयर्स को छू लेता है वो सोना बन जाता है। टाइम बीतता गया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और 1990 से 1991 के बीच में मीडिया ने उन्हें द बिग बुल कहना शुरू कर दिया था। इस तरह शेयर मार्केट में उनकी इमेज बढ़ती चली गई और उन्हें एक पॉपुलर इकोनॉमिक मैगजीन बिजनेस टुडे ने भी अपनी मैगजीन में कवर किया था, जिसका टाइटल था रेजिंग बुल। मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल के साथ वर्ली के टोनी में 15,000 स्क्वायर फुट के पेंट हाउस के सामने समुद्र के सामने एक फ्लैशी लाइफस्टाइल जी रहे थे। हर्षद मेहता के पास टोयोटा कोरोला, एक्सेस LS 400 और भी बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास थीं और इनकी लाइफस्टाइल को मैगजीन में कवर किया जाता था। उस टाइम में ऐसी लाइफस्टाइल जीना अमीर लोगों के लिए भी मुश्किल थी। हर्षद मेहता को ये पता था कि बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो हर्षद बैंकों से पैसा लेते थे ये कहकर कि उन्हें ये पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देंगे। और वे उस टाइम मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, तो कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार हो जाता था। उस लोन के पैसे को ही हर्षद मेहता शेयर मार्केट में लगा देते थे और जब वो शेयर मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लेते थे तो बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें स्कैम क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं था, 1990 में शेयर मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई जिसके लिए ब्रोकर मेहता को जिम्मेदार माना गया था। जहां कुछ लोग इनकी लाइफस्टाइल से शॉक्ड थे, वहीं कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये मेहता शेयर मार्केट में इतना आगे कैसे निकल गया। और तब से ही इनका पीछा कर रही थी सुचेता दलाल और 1992 में सुचेता दलाल ने इनके स्कैम का खुलासा किया था, जिसमें बताया गया था कि हर्षद मेहता बैंकिंग के नियमों का गलत फ़ायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनका करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाते थे। ये बात बैंकों को नहीं पता होती थी। बैंकों को लगता था कि हर्षद ने उनसे लोन लिया है। सोचो कितना रिस्क लेता था ये बंदा। रिस्क है तो इश्क है। 15 डेज के लिए बैंकों से लोन लेकर करोड़ों रुपए उठाते थे और मुनाफा कमाने के बाद बैंकों को उनका सारा पैसा लौटा देते थे। और जब ये बात सामने आई तो बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गई थी और उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। ये भी सामने आया था कि हर्षद मेहता नकली BR रसीद बनवाते थे जिससे उन्हें दूसरी बैंक से भी आसानी से लोन मिल जाता था। इनका एक स्कैम ये भी था कि वो रेडी फॉरवर्ड डील का यूज़ करके भी स्कैम करते थे, जिसमें गवर्नमेंट को अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर्स को सेल करती थी और पैसा ले लेती थी। बाद में जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता था तब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेती थी और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल जाता था। ऐसे ही जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती थी तब बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ सेल करती थी दूसरे बैंकों को और ये डील ब्रोकर के थ्रू होती थी। एंड हर्षद मेहता उस टाइम सबसे अच्छे ब्रोकर थे। जब बैंक सिक्योरिटीज़ सेल करती थी तो दूसरे बैंक से जो पैसा आता था वो सबसे पहले हर्षद मेहता के पास आता था और वो उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते थे। जब बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगती थी तो किसी दूसरी बैंक से पैसा लेकर दे देता था, लेकिन शेयर मार्केट के क्रैश होने से उसका करोड़ों का नुकसान हुआ और वो बैंकों को उनका पैसा नहीं लौटा पाया था, जिसकी वजह से उस पर सिविल केस फाइल किया गया था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था और हर्षद पर 70 क्रिमिनल केसेस हुए और आखिर में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई। और एक दिन जेल में उन्हें अचानक से सीने में दर्द शुरू हुआ और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब 31 दिसंबर 2001 में हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी ब्रोकर हर्षद मेहता की लाइफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ।